हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं कैरियर पथ एप्लीकेशन पे। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में बात किया था इतिहास के कुछ बिंदुओं पर, परीक्षा और परीक्षा के दृष्टिकोण को अगर हम देखें तो हमें लगता है कि आज कुछ भी ऐसा मैटर होना चाहिए आपके पास जो बहुत जल्दी थोड़े समय में लगभग समग्र सिलेबस की तैयारी करा दे, यानी कि बहुत कम समय में सारे जो विषय हैं उनके क्रक्स आपके सामने होने चाहिए। इसी क्रम में हमने पहले प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ी बात की है। आज की जो बात होगी वो तुर्क आगमन के बाद दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है, जहाँ से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है, हम बात वहाँ से करेंगे। यानी कि बात गुलाम वंश या मामलूक वंश के बारे में करेंगे। तकरीबन इतिहास 1206 से 1526 ईस्वी तक का। इस क्रम में सबसे पहले ये हमें समझ लेना आवश्यक है कि आखिर दिल्ली सल्तनत कहने का क्या तात्पर्य है, मामलूक कहने का क्या मतलब है। चूँकि जो आयोग के प्रश्न बन रहे हैं वो हमेशा एकदम मतलब धरातल स्तर के प्रश्न बनाए जाते हैं, जहाँ पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। देखिए, उत्तरी भारत में अंतिम तुर्क विजेता के रूप में महमूद गोरी आता है, लेकिन महमूद गोरी ने जो तुर्क राज्य की स्थापना की थी वह महमूद गोरी संतान विहीन था, उसके पास संतान नहीं थी। लेकिन फिर भी महमूद गोरी बड़े ही गौरवान्वित भावना से यह कहता है कि किसी सुल्तान के 1-2 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन मेरे 1000 पुत्र हैं। यानी कि अपने गुलामों को ही अपने पुत्र का दर्जा महमूद गोरी के द्वारा दिया गया। इस क्रम में हम जब देखते हैं महमूद गोरी को समझने का प्रयास करते हैं तो हमने देखा कि महमूद गोरी ने अपने अभियान के आरंभिक दौर में, जब भारत में वो अभियान करता है 1191-92 के बाद, यानी कि तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बाद, तो ये अभियान सिर्फ महमूद गोरी का अकेले का अभियान नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके कुछ गुलाम, उसके सहयोगी उसका लगातार साथ दे रहे थे। जिसमें पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, दूसरा नाम आता है एल्दौज का और तीसरा नाम आता है कुबाचा का। हालांकि एक अन्य नाम भी जुड़ा हुआ है इसी के साथ, जो एक मतलब कुख्यात आक्रांता के रूप में जाना गया है। चूँकि बिहार और बंगाल में उसने भारी तबाही मचाई, कई बौद्ध मठों को उसने बिहारों को जला दिया और कई विश्वविद्यालयों को उसने नष्ट किया, जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, ठीक है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या किया था, उसने उन्हें बर्बाद कर दिया था, पूरी तरीके से ध्वंस कर दिया था। तो देखिए, ये बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले यह हम समझ लें कि दिल्ली सल्तनत की जो बेसिक चीज़ हैं वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्रम जो हमारा अध्ययन का होगा, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक इतिहास की, यानी राजनीतिक सफ़र की। इसमें हम पाते हैं कि महमूद गोरी ने अपने भारतीय क्षेत्रों का अधिकांश भाग जिसके नेतृत्व में छोड़ा, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल शुरू होता है वो 1206 से 1210 तक है। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक को कई उपाधियों से नवाजा गया है, जो कि आयोग के लिए बहुत ही मतलब एक बड़ा स्थान है, जहाँ से प्रश्न बार बार बनाता है। पहली उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक की है कुरान खवां। क्या है? कुरान खवां या कुरान खां। ध्यान रखिएगा, कुरान खवां या कुरान खां। क्यों? चूँकि कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत सुरीली आवाज़ में कुरान का पाठ किया करता था, या कुरान उसे याद था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि उसे पूरी कुरान क्या थी? याद थी। दूसरा, उसे गुलाम भी समझा जाता है, या एक गुलाम भी कहा गया है। किसका गुलाम? महमूद गोरी का गुलाम। हातिम ताई, हातिम ताई तीसरा नाम उसका जो है लाख बख्श। हातिम ताई या लाख बख्श कहने का मतलब होता है लाखों को दान देने के कारण लाख बख्श या हातिम ताई नाम दिया गया। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दूसरी चीज़, यह अपने जीवन का जो प्रशासनिक जो आरंभ होता है उसमें यह शुरुआती दौर में मलिक और सिपाहसालार की उपाधियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखता है। हालांकि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है चंद्रमा का स्वामी। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब तुर्क भाषा का अगर हम अनुवाद करें तो उसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। दूसरी चीज़, ऐबक ने अपने नाम का खुतवा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। यह पहला ऐसा शासक है जो न अपने नाम का
खुतबा पढ़वाता है, न अपने नाम का सिक्का चलाता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अपने नाम का खुतबा पढ़वाना या अपने नाम का सिक्का चलाना कहीं न कहीं आपकी संप्रभुता से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि सल्तनत कालीन कोई शासक यदि अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है या अपने नाम का सिक्का चलाता है तो उसकी संप्रभुता से जुड़ जाता है। दूसरी चीज़ मैंने कहा था अपने अध्ययन में शुरुआत में ही कि गुलाम कहा जाता है, चूँकि ये सभी गुलाम थे एक दूसरे के। जब इतिहास का भी हम आगे क्रम पढ़ेंगे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गोरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक आया इल्तुतमिश, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश के बाद जो शासक आता है, जैसे उसके बाद तो उसके पुत्र पुत्री आते हैं, वो तो गुलाम नहीं थे, लेकिन उनके बाद जो एक अस्थाई, जो सल्तनत को एक अस्थाई तो देने वाला जो शासक है वो है बलबन। वो बलबन भी कहीं ना कहीं गुलाम है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम का गुलाम भी कहा गया है। मामलुक कहने का तात्पर्य होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान, यानी कि जो स्वतंत्र माता पिता की संतान थे उन्हें मामलुक माना गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह समझने वाली चीज़ है कि इतिहासकार एक हैं जिनका नाम है अजीज़ अहमद। अजीज़ अहमद ने इन शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों के रूप में क्या किया है, इंगित किया है भारतीय इतिहास में। दूसरी चीज़ मामलुक क्यों है वो आप समझ चुके हैं, स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतानें हैं। दूसरी चीज़ ऐबक जिस जनजाति से बिलोंग करता था वो तुर्क जनजाति थी और वह जनजाति अपने सुंदर स्त्री पुरुषों के लिए जानी जाती थी, यानी कि ऐबक भी स्वयं काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। दूसरी चीज़, ऐबक ने कभी भी अपनी राजधानी दिल्ली में नहीं रखी, बल्कि ऐबक की राजधानी हमेशा लाहौर रही। दूसरी चीज़, ऐबक ने 1206 से 1210 तक भारत पे या कहिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसने शासन शुरू किया। हालांकि राजधानी लाहौर ही रही, वो कभी भी उसकी राजधानी दिल्ली नहीं रही। दूसरी चीज़, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर, उदार और कहिए सहिष्णु सुल्तान के रूप में वर्णन किया है। लाखों को दान देने के कारण लाख बख्श कहा गया। ठीक इसी के साथ जुड़े हुए दो अन्य नाम हैं जो इतिहास में लिए जाते हैं। एक नाम है हसन निजामी, दूसरा है फ़क्र मुदब्बिर। इन दोनों को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था, यानी कि ऐबक ने हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर को क्या किया, संरक्षण दिया। दूसरी चीज़, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी के समय में हमें देखते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि एक सूफी संत है, क्या हुआ, उनका आगमन दिखाई देता है कहाँ, दिल्ली में, और उन्हीं के याद में कुतुब मीनार की नींव रखी जाती है और जिसे पूरा कराने का कार्य इल्तुतमिश ने किया। बाद में इसकी कुछ मंजिलें ढह गई तो उस पर पुनः 2 अन्य मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक, ये 3 शासक ऐसे हैं जो कि कुतुब मीनार के निर्माण से जुड़े हुए हैं। 1210 ईस्वी में एक दुर्घटना घटी और चौगान खेलते समय गिरकर घोड़े से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। लेकिन ऐबक ने अपनी मृत्यु के पहले बहुत कुछ भारतीय सल्तनत में या इस्लामी सल्तनत जो स्थापित हो रहा था उसके अस्थायित्व के लिए कई कदम वो उठा चुका था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई उत्तराधिकारी उस तरीके से दिखाई नहीं देता है। हालांकि आराम शाह नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है। हालांकि आराम शाह का जो वर्णन इतिहास में मिलता है एक अनुभवहीन और अयोग्य पुत्र के रूप में इसका वर्णन किया गया है। दूसरी चीज़ हम देखें कि ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक राज्य के सुदृढ़ीकरण पे अधिक बल दिया, यानी कि साम्राज्य का निर्माण उसने साम्राज्यवादी भावना नहीं रखी, बल्कि जितने उसके पास क्षेत्र थे उन्हीं को उसने एक जगह संजो के रखने का प्रयास किया। यानी कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित उसकी उपाधियाँ, जिसमें मैंने कहा कि उसकी उपाधि मलिक सिपा सालार, साथ ही मैंने कहा कि उसकी उपाधि लाख बख्श, उसकी उपाधि कुरान खवा, उसकी उपाधि गुलाम की भी रही है। दूसरी चीज़, इसके अलावा हातिम ताई, ये उसकी उपाधियां हैं। आगे मैंने कहा कि इसकी राजधानी कभी भी दिल्ली नहीं रही बल्कि लाहौर रही। दूसरी चीज़ मैंने यह भी कहा कि पोलो, आधुनिक पोलो खेल जिसको चौगान कहा जाता है, उसको खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। यानी कि यह 5-7 टॉपिक आपके लिए जो फैक्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने यह भी कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक से एक सांस्कृतिक महत्व की चीज़ है कि एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आते हैं,
उन्हीं की याद में क्या किया जाता है, कुतुब मीनार का नींव रखा जाता है, जिसे पूरा कराने का कार्य इसके गुलाम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। बाद में जब 2 मंजिल टूट गई तो फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण कराया। बात अब कर रहे हैं इल्तुतमिश की, यानी कि अगले शासक की। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक का शासनकाल इल्तुतमिश के काल के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपाधि सुल्तान ए आजम, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है इल्तुतमिश और उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क के रूप में जाना गया है। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। कारण यह है कि दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाने का कार्य, साथ ही दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के लिए जो आर्थिक, सामाजिक, सैन्य विभिन्न स्तरों पर इसने देने का कार्य किया, जिसमें हम सबसे पहले यह जान लें कि इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत भी बनाने का कार्य किया। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। अगर कभी आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सुल्तान पद को वंशानुगत बनाने का प्रयास किया था, तो वो इल्तुतमिश नहीं किया था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बाद उत्तराधिकारी उसकी पुत्री रजिया बने, यानी रजिया सुल्तान बने। हालांकि बाद में आगे चलेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि किन किन घटनाओं के कारण रजिया को सुल्तान पद मिला, लेकिन फिर उसके बाद उसे मार भी दिया गया। दूसरी चीज़, हम पहले यहाँ पे इल्तुतमिश को समझ लें ठीक से। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आरपी त्रिपाठी ने इसे माना है। दूसरी चीज़, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार या गवर्नर के रूप में पदस्थ दिखाई देता है। महमूद गोरी ने 1206 में खोखरों का जब विद्रोह के समय इल्तुतमिश को की एक असाधारण योग्यता को पहचान लिया था और उसको दास्ता से मुक्त कर दिया था। किसने? महमूद गोरी ने, यानी कि महमूद गोरी के द्वारा ही इसे दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। 1229 ईस्वी में यह पहला दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने बगदाद के अब्बासी खलीफा, जिसका नाम जिससे इसने दास्ता का मुक्ति पत्र प्राप्त किया। किससे? अब्बासी खलीफा से। दूसरी चीज़ यह है कि 1229 ईस्वी में जब यह घटना घटी तो यह सुल्तान के रूप में अपनी एक स्वतंत्र पहचान लेकर उभरा। दूसरी चीज़, 1234-35 ईस्वी के आसपास तुर्कों ने भिलसा में एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर, कहिए कि प्राचीनतम हिंदू मंदिर था, जिसको क्या किया, इन लोगों ने नष्ट कर दिया था। साथ ही उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा और नष्ट किया था। इल्तुतमिश के समय ही पिर्थुओं का विद्रोह हुआ था। यह पिर्थु विद्रोह इल्तुतमिश के समय हमें देखने के लिए मिलता है। विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी तैयार की, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। तुर्कान ए चिहलगानी लगभग 40 अमीर लोगों का एक संगठित समूह था, जिसमें तुर्क अमीर या जो सुल्तान के गुलाम थे उसमें बड़े बड़े पदों को धारित करते हुए उसके सदस्य थे। इसका मुख्य कार्य प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करना था। तुर्कान ए चिहलगानी का कितने व्यक्ति थे? 40 व्यक्तियों का समूह। इसी का एक मेंबर बलबन में दिखाई देगा। 1221 ईस्वी में सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। हुआ यह कि जब ख्वारिज्म का अंतिम जो शाह था जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक पहुंच गया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने देने से अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य को बचा लिया किया। किसके? मंगोल आक्रमण के से या मंगोल आक्रमण के भय से मुक्त हुआ। इस कार्य के बाद चंगेज खां स्वयं को भगवान का अभिशाप कहा करता था। दूसरी चीज़, 1230-31 में एक अन्य घटना घटी। इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूपेण अधिकार कर लिया। दूसरी चीज़, सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया और उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू कराई, यानी कि सिक्कों का चलन। लेकिन इसके काल के जो 2 सबसे महत्वपूर्ण सिक्के हैं जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वो टंका और जित्तल की बात की जाती है। यानी कि तांबे का एक सिक्का है, ठीक है, और एक चांदी का सिक्का है, तो उन दोनों की बात की जाती है हमेशा। यानी चांदी का टंका है और तांबे का जित्तल है, ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। इसने
अन्य काम सिक्कों पर खलीफा का नाम, साथ ही सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित कराने की पद्धति शुरू कराई। हो सकता है आपसे पूछ ले कि टकसाल पे नाम अंकित कराने की शुरुआत किस सुल्तान के द्वारा की गई है, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसने लाहौर के स्थान पे दिल्ली को राजधानी बनाया। एकता प्रणाली जिसको कहते हैं कि इसने एकता शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया, यानी कि सुल्तान की स्वयं की सेना हो, जिसे बाद में हम पढ़ेंगे हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी जिसको कहा गया है, जिसको शाही सेना भी कहा जाता है। तो उसने सुल्तान के लिए दो प्रणालियों को व्यवस्थित करना आवश्यक समझा। पहला, सेना का निर्माण और एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो कि किसी सैनिक के कार्य के एवज में प्रदान किया जाता है ताकि वो उससे अपना वेतन निकाल सके। एकता एक भूमि की दी गई भूमि व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो राजकीय सेवा में सैनिक या असैनिक कार्य कर रहे हैं उन्हें दिया जाता था वेतन के बदले, जिससे वे अपना वेतन का खर्च निकालते थे। हालांकि एकता सामंतवाद से थोड़ी सी या सामंती व्यवस्था से इस तर्ज पे अलग दिखाई देता है। जहाँ सामंती व्यवस्था में सामंतों को दी गई भूमि अस्थायी थी, वहीं एकता भूमि पूरी तरह से हस्तांतरित थी, यानी कि एक वर्ष अगर कोई भूमि सुल्तान के द्वारा किसी अमुक व्यक्ति को दी गई, हो सकता है उससे एकता छीन ली जाए और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को दे दी जाए और उसे एकता कहीं अन्य जगह पे प्रदान की जाए, यानी कि समस्त भूमि का मालिक स्वयं सुल्तान ही था। लेकिन उसने वेतन के लिए और या कहिए रोजमर्रा के जीवन को संचालित करने के लिए उसने एकता व्यवस्था की एक प्रणाली की स्थापना की थी। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम अपने सिक्कों पे अंकित कराया था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि किस विजय के बाद, तो ग्वालियर विजय के बाद रजिया का नाम अपने सिक्कों पर इल्तुतमिश के द्वारा अंकित कराया जाता है। उसने मिन्हाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। उसने लाहौर को की जगह दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाया। एकता प्रणाली की शुरुआत की, चांदी का टंका और तांबे की जित्तल की व्यवस्था की। उसे सिक्कों का राजकुमार भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो ध्यान रखिएगा, सुल्तान ए आजम साथ ही सिक्कों का राजकुमार, ये दोनों नाम इल्तुतमिश के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। सुल्तान ए आजम, दूसरा सिक्कों का राजकुमार, इसका ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, इल्तुतमिश ने एकता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसको समाप्ति के लिए किया था कि ये किसी तरीके से यह व्यवस्था क्या की जाए, समाप्त कर दी जाए। साथ ही साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त रखने के एक साधन के रूप में एकता का उसने भरपूर प्रयोग किया, यानी कि कोई भी दूर जगह हो उसको अपने नियंत्रण में लेने के लिए एकता प्रणाली को चलाया गया, पूरी तरीके से नियंत्रित रखने के लिए। साथ ही डॉक्टर ए.के. निजामी जैसा एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था, जबकि इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक साधन के रूप में प्रयोग किया। ये किसने कहा है? हसन निजामी का कहा हुआ है, ठीक है, ए.के. निजामी का, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने बात किया इल्तुतमिश का। हाँ, इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ एक अन्य तथ्य और है, वो यह है कि निज़ामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का सबसे विश्वसनीय वजीर के रूप में भारतीय इतिहास में जाना जाता है। किसको? निज़ामुद्दीन जुनैदी को। डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद के अनुसार अगर हम कहें तो इल्तुतमिश ने निसंदेह गुलाम वंश का एक वास्तविक शासक के रूप में दिखाई देता है। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे, न कि भारतीय मुसलमान। दूसरी चीज़, उसने अपने उत्तराधिकार के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और अपनी पुत्री रजिया का नाम आगे किया या उत्तराधिकारी के लिए नियुक्त किया। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन के समय उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में दिल्ली सल्तनत की वास्तविक सत्ता जो थी उसी के अंतर्गत थी। शाह तुर्कान एक महत्वाकांक्षी महिला के रूप में भारतीय इतिहास में जानी जाती है। इसे जन समूह द्वारा अपदस्थ किया गया और उसकी जगह दिल्ली की जनता ने रजिया को
सुल्तान के रूप में मान्यता दी। बात अब रजिया सुल्तान की करेंगे। तकरीबन 1236 से लेके 1240 तक का जो काल है वो रजिया सुल्तान का काल था। ग्वालियर से मैंने कहा था कि ग्वालियर अभियान के बाद क्या किया था, इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान का जो नाम था वो अपने सिक्कों पर अंकित कराना शुरू कर दिया। ग्वालियर से वापस आने पर इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टंके पर इसका नाम अंकित किया गया था। ध्यान रखिएगा कि किस सिक्के पर, तो चांदी के टंके पर रजिया का नाम अपने साथ साथ अंकित कराता है। दूसरी चीज़, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का इतिहास सुल्तानों व अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास के रूप में जाना गया। रजिया के काल से ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच आपसी संघर्ष आरंभ होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी चीज़, रजिया के मामले में पहली बार हम देखते हैं कि दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर अपना निर्णय सुनाया और रजिया जनता के दरबार में जब लाल वस्त्र पहनकर उपस्थित हुई, जब उसने जनता से न्याय की मांग की, चूँकि उस समय लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने उपस्थित होना यानी कि न्याय की मांग करना था, जिसको जनता ने सुना और रजिया को सुल्तान के रूप में नियुक्त किया। हालांकि उसका विरोध उस समय के प्रसिद्ध तुर्क अमीरों ने किया, जिसमें निजामुल मुल्क जुनैदी, जो कि मैंने कहा इल्तुतमिश का सबसे विश्वसनीय वजीर था, दूसरा मलिक अलाउद्दीन जानी, तीसरा मलिक सैफुद्दीन कूची और कबीर खां अयाज जैसे लोग कहीं न कहीं रजिया के विरोधी के रूप में दिखाई देते हैं या रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए नजर आते हैं। उसी में हम देखते हैं कि रजिया के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ है और उस विद्रोह में जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया उसमें 2 व्यक्ति प्रमुख हैं। एक का नाम है एतगिन, दूसरे का नाम है अल्तुनिया। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा यानी कि कोट और कुलाहा यानी कि टोपी पहनकर आना दरबार में शुरू किया। साथ ही यह भी हम देखते हैं कि जो ये पुरुष वेशभूषा को अपनाया रजिया ने और पर्दा प्रथा का त्याग करते हुए राज्य सत्ता को संचालित करने का कार्य शुरू किया। हालांकि एक अबसिनियाई हबसी अफसर जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत, जिसे अमीर आखुर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया गया था, जिससे वह विशेष अनुराग रखती थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। किससे? जलालुद्दीन याकूत से, जो कि आखूर साला का प्रधान था या अश्वशाला का प्रधान के रूप में था। 1240 ईस्वी में एक अन्य तरीके की घटना घटी जो कि रजिया के इतिहास में एक नया मोड़ ला के खड़ा किया। सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया ताकि अल्तुनिया का जो बार बार का जो विद्रोह था वो हमेशा के लिए शांत हो जाए। चूँकि रजिया अपने द्वारा जो चारित्रिक दोष जो उठाए जा रहे थे सल्तनत के अंतर्गत उस काल में, वो उसको भी समाप्त करना चाहती थी। साथ ही एक बड़ा व्यक्ति जो कि बार बार विद्रोह कर रहा था, एक बड़ा रोड़ा था रजिया के शासन संचालन में, उसके साथ एक मैत्री संबंध स्थापित हो जाता। क्योंकि रजिया ने किया क्या कि उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, किंतु बहराम शाह के द्वारा रजिया पराजित हुई और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल में कुछ डाकुओं के द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई। कब? 1240 में। कहाँ? कैथल में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रजिया के मृत्यु का वर्ष पूछा गया है या फिर रजिया किस स्थान पर मरी और किसने मारा, तो डाकुओं के गिरोह के द्वारा क्या की गई थी? रजिया की हत्या की गई थी। रजिया के राज्यारोहण में दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों का सहयोग था, जबकि रजिया के विरोध में तुर्कान ए चिहलगानी के सरदार थे। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं आड़े आती है। साथ ही कुछ इतिहासकार रजिया की असफलता का कारण उसका महिला होना भी मानते हैं, चूँकि मध्यकालीन समाज ने रजिया के महिला होने के कारण उसे पूरी तरीके से सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं किया था। दूसरा, एल्फिंस्टन एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महानतम मुस्लिम शासकों में लिया जाता।
अब रजिया के बाद बात करूंगा मैं मुइज़ुद्दीन बहराम शाह की। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह का शासनकाल 1240 से 1242 के मध्य दिखाई देता है। अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए तुर्क सरदारों ने एक नवीन बादशाह घोषित किया, यानी कि यह जो कार्य था वह मूल रूप से तुर्क अधिकारियों ने सृजित किया था, यानी कि इसको सुल्तान के पद पे बनाया। उसमें हुआ ये कि शासन सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए तुर्क सुल्तान यह चाहते थे कि एक नवीन पद का सृजन किया जाए। उस नवीन पद का नाम था नाइब-ए-मुमलकत, जो कि संपूर्ण अधिकारियों का स्वामी होगा। दूसरी चीज़, यह पद एक संरक्षक के समान था, जो कि सुल्तान का संरक्षक था, सुल्तान के एवज में सारी चीज़ों का निर्णय लेता था। दूसरी चीज़, सर्वप्रथम यह पद रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला एक नेता था जिसका नाम था एतगीन, उसे ही प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि नाइब-ए-मुमलकत के पद पे सबसे पहले बैठने वाला व्यक्ति कौन है? एतगीन है। ध्यान रखिएगा क्यों एतगीन को मिला है? क्योंकि उसने रजिया के खिलाफ हुए षड्यंत्र में बहराम शाह का खूब साथ दिया था। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम यह भी देखते हैं कि सर्वप्रथम यह पद रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एतगीन को मिला। इस प्रकार वास्तविक शक्ति और सत्ता के अब तीन प्रमुख दावेदार हमें दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिखाई देंगे इस पद सृजन के बाद। एक स्वयं सुल्तान, दूसरा नाइब-ए-मुमलकत और तीसरा वजीर। चूँकि ये तीनों कहीं न कहीं सत्ता के इर्द गिर्द दिखाई देंगे, काफ़ी ये निकट दिखाई देते हैं अन्य अधिकारी और अन्य मंत्रियों की तुलना में। कौन कौन? सुल्तान, नाइब-ए-मुमलकत, तीसरा वजीर। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इसके शासनकाल में, यानी कि 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ था, जिसको यह रोक पाने में असफल था। अलाउद्दीन मसूद शाह अगला शासक, लगभग 1242 से लेके 46 तक का शासनकाल अलाउद्दीन मसूद शाह के काल के नाम से जाना जाता है। इसके शासनकाल में जो समस्त शक्तियाँ थीं वो 40 सदस्यों के पास थी। सुल्तान नाम मात्र के लिए शासन कर रहा था। बलवन अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ और वह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू किया, यानी कि अलाउद्दीन मसूद शाह का काल वह काल था जहाँ से बलवन की आगे बढ़ने की शुरुआत हो जाती है। बाद में जब अलाउद्दीन मसूद शाह हटा तो उसकी जगह एक अन्य शासक सत्ता में आया जिसका नाम है नासरुद्दीन महमूद, यानी कि 1246 से 65 ईस्वी का जो काल था वो नासरुद्दीन महमूद का काल था। लगभग कह लीजिए कि यह नासरुद्दीन महमूद का चरित्र कुछ इतिहासकारों ने इस प्रकार वर्णन किया है कि यह मधुर है, धार्मिक स्वभाव वाला है, साथ ही वह खाली समय में कुरान की नकल करता है और स्वयं से कुरान लिखता भी है। इसके बारे में यह भी कहा गया है, यानी कि यह मधुर है, धार्मिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, साथ ही खाली समय में कुरान की नकल करना इसकी एक आदत सी है। दूसरी चीज़, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी उसे ही समर्पित किया है, नासरुद्दीन महमूद को। दूसरी चीज़, उसने उसके शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर, जो कि बाद में षड्यंत्र द्वारा उसके शासनकाल में क्या किया गया, हराया गया, उसके शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर था और बाद में उसको एक षड्यंत्र के द्वारा हटा दिया गया था। किसको? मिन्हाजुद्दीन सिराज को। हम बात मिन्हाजुद्दीन सिराज की कर रहे हैं जिसने तबकाते नासरी लिखा। हालांकि तबकाते नासरी इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बार बार पूछ लिया जाता है कि मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासरी किस सुल्तान को समर्पित किया था, तो नासरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। दूसरी चीज़, नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलवन के हाथों में आ गई, यानी कि 1249 ईस्वी में बलवन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब-ए-मुमलकत का पद भी दिया गया। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया जो बलवन का विरोधी था। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि इसका जो भारतीय जो मुसलमानों का जो दल बना हुआ था उसका जो प्रमुख नेता था उसका नाम था इमादुद्दीन रिहान। रिहान एक धर्मच्युत या कह लीजिए धर्म परिवर्तित करके बना हुआ मुसलमान था। शक्ति का अपहरणकर्ता के रूप में
षड्यंत्रकारी के रूप में इसे दिल्ली सल्तनत में दर्ज किया गया है। यानी कि रिहान की छवि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बहुत अच्छी नहीं बताई गई है। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन ने स्वयं को सुल्तान का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब बात करेंगे बलबन की, यानी कि बलबन 1265 से लेके 1287 ईस्वी